आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से है। इसमें देखिए आज के इस वीडियो में भारत में जमींदारी व्यवस्था से कुछ प्रश्न है, कुछ व्यक्ति विशेष प्रश्न है और कुछ आधुनिक भारत के इतिहास में स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड कुछ यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। लास्ट तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि आने वाले अपकमिंग एग्जामिनेशन बीपीएससी जो 17वीं इसी अगस्त में होने वाला है, इसके अलावा बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए भी ये सब क्वेश्चन काफ़ी यूजफुल है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित कथनों के तथ्यों पर विचार करें। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लॉर्ड कॉर्नवालिस ब्रिटिश सेना का कमांडर था। ऑप्शन ए क्या कहता है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लॉर्ड कॉर्नवालिस ब्रिटिश सेना का क्या था, कमांडर था। ये बी नंबर देखिए जरा, 1793 में बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त को लागू किया गया था। सी ऑप्शन पे जरा चर्चा कीजिए कि जमींदार जो लैंडलॉर्ड थे ये गांव में भूस्वामी नहीं थे। जमींदार गांव में भूस्वामी नहीं थे बल्कि वह राज्य का राजस्व समाहर्ता संग्राहक मात्र था। यहाँ पे जरा वाक्यों को जरा देखिएगा। डी कहता है कि उपयुक्त में से एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लॉर्ड कॉर्नवालिस ब्रिटिश सेना का कमांडर था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ब्रिटिश सेना का अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का कमांडर तो था ही, बाद में जब ये वहाँ से अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अपने सफल अभियान को जब लेकर भारत आता है तो यहाँ पे ये क्या बनता है, गवर्नर बनता है लॉर्ड कॉर्नवालिस। और भारत में इतना ही नहीं, इसने कॉर्नवालिस संहिता भी लाया था। क्या लाया था? कॉर्नवालिस संहिता। कॉर्नवालिस संहिता क्या था भारत में? कॉर्नवालिस संहिता जरा देखिएगा, इसे कॉर्नवालिस कोड कहते हैं, कॉर्नवालिस कोड कहते हैं। तो ये जो कॉर्नवालिस संहिता था ये भारतीय भू राजस्व व्यवस्था से जुड़ा हुआ था। भारत में जमींदारी व्यवस्था को लागू करने में लॉर्ड कॉर्नवालिस का अहम योगदान रहा था। तो दो लोगों को जरूर ध्यान रखिएगा, एक रॉबर्ट क्लाइव, थोड़ा सा और अगर आप पीछे जाते हैं 1757 में तो रॉबर्ट क्लाइव ये क्लर्क के पोस्ट से ये क्या बना था, कंपनी का गवर्नर के पद तक गया था। कंपनी का गवर्नर के पद तक गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में भी जानिए कि ये ब्रिटिश सेना में कमांडर था अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान और किस पद तक गया, ये गवर्नर के पद तक गया। देखिए 1793 में बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया गया था। ठीक है, ये फैक्ट। और सी क्या कहता है कि जमींदार गांव के भूस्वामी नहीं थे बल्कि वह राज्य के राजस्व समाहर्ता के संग्राहक मात्र थे। इसके सभी ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर डी इसके सही हो जाएंगे। चलिए इससे रिलेटेड देखेंगे। जमींदार गांव के भूस्वामी नहीं होते थे, वो गांव के जो भूस्वामी होते थे उन्हें जोतदार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जोतदार। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे जरा देखिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? सेकंड नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पे निम्नलिखित कथनों से जोतदार और जमींदारों में सही तथ्यात्मक अंतर क्या है? दो यहाँ पे ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था के दो पद आ रहे हैं। एक पद का नाम है जोतदार और दूसरे पद का नाम है जमींदार। सही तथ्यात्मक अंतर आपको यहां पे जानना है। 18वीं शताब्दी के अंत में जमींदार संकट की स्थिति से गुजर रहे थे। जरा यहां पे देखिएगा क्या क्वेश्चन कर रहा है कि 18वीं शताब्दी के अंत में जमींदार संकट की स्थिति से गुजर रहे थे। बंगाल प्रेसिडेंसी में धनी किसानों का एक वर्ग को जोतदार कहा जाता था। धनी किसानों के एक वर्ग को क्या कहा जाता था? जोतदार कहा जाता था। बी क्या है? गांवों में जोतदार की शक्ति जमींदारों की ताकत की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होती थी। और सी क्या कह रहा है कि जमींदारों की नीलाम भूमि को जोतदार खरीद लेते थे। यहां पे जो तीन ऑप्शन देख रहे हैं ए बी सी, इस तीनों में जोतदार को ज्यादा पावरफुल बताया जा रहा है। ऐसा इसलिए कि जोतदार जो संबंधित होते थे वह ग्रामीण परिवेश से संबंधित होते थे। किससे? ग्रामीण परिवेश से। और जमींदार जो संबंधित होते थे ये शहरी परिवेश से संबंधित होते थे। जमींदार कहाँ रहते थे? शहरों में रहते थे। इस कारण से इनका किसानों के साथ कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं रहता था। लेकिन जोतदार गांवों के किसानों से संबंधित रहते थे और ये जोतदार जो होते थे ये ग्रामीण किसानों को कहते थे कि जमींदारों को टैक्स न दो। जब किसानों के द्वारा जमींदारों को टैक्स नहीं दिया जाता था तो क्या होता था कि जो जमींदारों की जो भूमि एक्वायर किया गया था, जो टेंडर किया गया था, वह भूमि वापस क्या होता था? नीलाम हो जाता था, ऑक्शन हो जाता था। बाद में उसी भूमि को कौन खरीद लेते थे? जोतदार खरीद लेते थे। तो इस कारण से जो यहाँ पे जमींदारों से बेहतर स्थिति में 18वीं शताब्दी के अंत तक कौन आ गए थे? जोतदार आ गए थे। यहाँ पे सभी व्याख्याएं क्या है? सही है। थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखिएगा जरा कि जॉर्ज चिनरी का नाम का व्यक्ति इनमें से किस कार्य के लिए भारत में जाना गया था? जॉर्ज चिनरी नाम का व्यक्ति भारत में इनमें से किस कार्य के लिए भारत में जाना गया था? जॉर्ज चिनरी जमींदारी व्यवस्था को लागू करने के लिए
जमींदारी व्यवस्था में सुधार के लिए भारत के भूदृश्यों के चित्र के लिए उपरोक्त में से एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। जॉर्ज चिनरी का जो आप देख रहे हैं ये भारत के भूदृश्यों के चित्र के लिए, भारत की जो ज्योग्राफिकल बनावट था, भौगोलिक बनावट था, और उस भौगोलिक बनावट में कैसे ह्यूमन और नेचर के अन्य जो जीव रहते थे उसको लेकर, उस समय की जो स्थिति थे उसको लेकर जॉर्ज चिनरी ने पिक्चराइजेशन किया था। तो जॉर्ज चिनरी भारत के भूदृश्यों के चित्रों के लिए जाने गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर जरा देखिए। गुंजरिया पहाड़ निम्नलिखित में से किस पहाड़ी का भाग रहा था? गुंजरिया पहाड़, छोटा नागपुर का पहाड़ी, बिंद का पहाड़ी, राजमहल की श्रृंखला, उपयुक्त में से एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो सी इज राइट आंसर। गुंजरिया पहाड़ जो था ये किसका भाग रहा था? राजमहल की श्रृंखला का। ये गुंजरिया पहाड़ का जिक्र आधुनिक भारत के इतिहास में क्या कर रहा है? ये तो ज्योग्राफी का प्रश्न है, लेकिन यहाँ पे क्यों गुंजरिया पहाड़ का जिक्र आ रहा है? क्योंकि गुंजरिया पहाड़ जो राजमहल की श्रृंखला जो देख रहे हैं ये संथाल विद्रोह से संबंधित रहा था। संथाली विद्रोहियों को छिपने का जो जगह होता था वह कौन सा पहाड़ होता था? गुंजरिया पहाड़ ही होता था। तो इस कारण से गुंजरिया पहाड़ को आधुनिक भारत के इतिहास में जगह दिया गया है। चलिए आगे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन को करेंगे। सिंधु मांझी निम्नलिखित में से किस विद्रोह के नेता रहे थे? सिंधु मांझी, सिंधु और कान्हू दो व्यक्ति का नाम आपने सुना होगा। भारत के इतिहास में आदिवासी जनजाति विद्रोह का एक महत्वपूर्ण भूमिका रहा था। उसी आदिवासी जनजाति विद्रोह में एक सिंधु मांझी विद्रोह हुआ था। सिंधु मांझी विद्रोह जो संबंधित था ये संथाल विद्रोह से था, और वर्तमान में ये संथाल का जो जगह है ये झारखंड में है। इस जगह को आधुनिक भारत के इतिहास में दामनिये कोह के नाम से जाना जाता था। इस बात को ध्यान रखिएगा, किस नाम से जाना जाता था? दामनिये कोह। राजमहल की पहाड़ी का जो क्षेत्र होता था, राजमहल की पहाड़ी का जो क्षेत्र होता था जिसके तहत संथाल परगना बना था, जिसके तहत संथाल परगना बना था विद्रोह के बाद, तो ये इलाका को किस नाम से जाना जाता था? दामनिये कोह के नाम से। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को जरा देखिएगा। देखिए यहाँ पे एक व्याख्या है, थोड़ा सा समझ लीजिए। संथाल विद्रोह हुआ है 1855 से 56 के बीच में, और इसका नेतृत्व किसने किया था? सिंधु और कान्हू ने। इसका नेतृत्व किसने किया था? सिंधु और कान्हू ने। अंग्रेजों के दांत को खट्टे कर दिए थे सिंधु और कान्हू। 1857 में सिपाही विद्रोह से पहले का ये विद्रोह था। 1857 में जो विद्रोह हुआ था वह विद्रोह सिपाही विद्रोह कहलाया था, लेकिन उससे पहले एक बिहार में, बिहार के भूभाग में 1855 से 56 में कौन सा विद्रोह चल रहा था? तो संथाल विद्रोह। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में संथाल विद्रोह से भी रिलेटेड प्रश्न को पूछ देता है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने अपने पत्रिका में, अपने मैगजीन में चट्टान, शिकार यानी रॉक, हंटिंग और माइका अब्रक का चर्चा किया है? चलिए निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने अपनी पत्रिका में यानी मैगजीन में चट्टान, शिकार और अब्रक का चर्चा किया है? जॉर्ज बुकानन, फ्रांसीसी वर्नियर, हैमिल्टन, उपयुक्त में से एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आप क्या करेंगे? इसका आंसर आप करेंगे जॉर्ज बुकानन। कौन? जॉर्ज बुकानन। जॉर्ज बुकानन जो थे ये भारत से संबंधित उस समय के स्थिति को, जो भूदृश्य स्थिति था, उस भूदृश्य स्थिति को जॉर्ज बुकानन ने भी पिक्चराइजेशन किया था, जिसमें भारत के चट्टान, शिकार और भारत में माइका की जो उपस्थिति है, माइका की जो एबिलिटी है, उसके बारे में इन्होंने चित्रांकन किया था। तो ध्यान रखिएगा इनका नाम क्या हो जाएगा? जॉर्ज बुकानन। आइए 7 नंबर क्वेश्चन को करेंगे। आप एक बात जरूर यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो क्वेश्चन हम करवा रहे हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का, तो आपके आने वाले 17वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए ये सब क्वेश्चन उस लेवल में आएंगे। तो आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, और आपको अगर कोई सुझाव है तो आप जरूर कमेंट में लिखेंगे। वर्ष 1875 में निम्नलिखित में से दक्कन विद्रोह की शुरुआत किस गांव में हुआ था? ऐसे हम लोग जानते ही हैं कि 1875 में दक्कन विद्रोह हुआ था। बाद में दक्कन आयोग जांच कमेटी भी बना था। तो दक्कन आयोग 1875 में हुआ था, लेकिन प्रश्न क्या है कि दक्कन विद्रोह की शुरुआत किस गांव से हुआ था, किस विलेज से हुआ था? सूपा, साही, बेल्डी। हाँ, उपयुक्त में से एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा ए नंबर, सूपा में। कहाँ? सूपा में। दक्कन विद्रोह किस गांव से हुआ था? सूपा से। ध्यान रखिएगा 1875 में हुआ था। कुछ व्याख्या है, देख लीजिए। पुणे से ये विद्रोह, पुणे यानी महाराष्ट्र में ये विद्रोह अहमदनगर तक फैल गया था। 2 महीनों में 6500 वर्ग किलोमीटर तक इसका इलाका चपेट में आ गया था। दक्कन विद्रोह था क्या? 19वीं शताब्दी के दौरान भारत के विभिन्न प्रांतों में किसानों ने साहूकारों और राज्यों के व्यापारियों के विरुद्ध अनेक विद्रोह किए थे। उसी में से एक 1875 का ये दक्कन का विद्रोह था। चलिए एक 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 7 नंबर। यूनिस्ट पार्टी का संबंध इनमें से कौन से कथन से सही है? यूनिस्ट पार्टी, देखिए
एक बात आप ध्यान दीजिए कि 1935 में जब भारत शासन अधिनियम आया था, 1935 में जब भारत शासन अधिनियम आया था, तो भारत शासन अधिनियम के तहत 1937 में प्रांतीय विधानसभा में चुनाव हुआ था 11 प्रांतों में। एक दो वीडियो में हमने इस पर चर्चा भी किया था पहले कि 11 प्रांतों में से 2 प्रांतों में गैर कांग्रेसी सरकार बना था, गैर कांग्रेसी सरकार बना था। ठीक है, तो ये 2 प्रांत कौन थे? तो एक प्रांत जो था वह बंगाल था। कौन था? बंगाल था। और एक प्रांत का नाम क्या था? पंजाब था। बंगाल में बना था कृषक प्रजा पार्टी का, कृषक प्रजा पार्टी का, और पंजाब में जो सरकार बना था उसका नाम था यूनिनिस्ट पार्टी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रश्न इसी से है कि यूनिस्ट पार्टी जो है इसके संदर्भ में सही कथन कौन है? तो ए नंबर सही हो गया। इस पार्टी का संबंध प्रतिनिधित्व पंजाब से रहा था। इस पार्टी का गठन का क्या उद्देश्य रहा था? जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन का उद्देश्य, मुस्लिम लीग के गठन का उद्देश्य, इसके अलावा आरएसएस के गठन का उद्देश्य जो उस समय गठित हुआ था, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के गठन का उद्देश्य, तो ये आज़ादी से पहले जो ये संस्थाएं थे तो ये सभी का एक अपना अपना उद्देश्य होता था। तो यूनिस्ट पार्टी का उद्देश्य यह हिंदू, मुस्लिम और सिख भूस्वामी के हितों के प्रतिनिधित्व करने वाली एक राजनीतिक पार्टी रही है। इस बात को देखिएगा कि क्या बी नंबर सही है? किसका किसका? हिंदू, मुस्लिम और सिख जो लैंडलॉर्ड होते थे उनके हितों के प्रतिनिधित्व के लिए यूनिस्ट पार्टी का गठन किया गया था। यह भी सही है। यह पार्टी 1923 से 1947 के बीच काफी ताकतवर रहा था। यह भी सही है। इस कारण से इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, इनमें से उपयुक्त में से एक से अधिक। ध्यान रखिएगा, यूनिस्ट पार्टी जो है यह पंजाब राज्य से संबंधित रहा था। आइए 8 नंबर क्वेश्चन जरा देखिए कि पाकिस्तान की मांग में निम्नलिखित में से प्रारंभिक नामों के मिलान से संबंधित नहीं है। देखिए, पाकिस्तान की जो मांग हुआ था उसमें जो पाकिस्तान जो शब्द आता है, पाकिस्तान, बाद में इसे कहा गया पाकिस्तान। तो ये जो आप देख रहे हैं पाकिस्तान, ये पाकिस्तान के विषय में कौन कौन से राज्यों, कौन कौन से उस समय के भौगोलिक क्षेत्रों की मांग इस पाकिस्तान में रखा गया था। प्रश्न कह रहा है कि नहीं ढूंढना है तो पंजाब, अफगान, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान, गुजरात, मद्रास, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो यहां देखिए जो मांग रखा गया था वह था पंजाब का, ठीक है, अफगान का, कश्मीर का, सिंध और बलूचिस्तान का। यही आपके पाकिस्तान में ये 5 जगहों का जो भौगोलिक क्षेत्र है, ध्यान रखिएगा, पंजाब, अफगान, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान। तो ए और बी सही होगा तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा इसका आंसर। क्या कोई दिक्कत यहां तक तो नहीं है? एक से अधिक हो जाएगा। चलिए 9 नंबर जरा देखिए कि निम्नलिखित में से किस वर्ष कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने ऐलान किया कि कांग्रेस के सदस्य हिंदू महासभा के सदस्य नहीं हो सकते हैं। देखिए, कांग्रेस वर्किंग कमेटी, कांग्रेस कार्यकारिणी समिति, कांग्रेस कार्यकारिणी समिति पे चर्चा आ रहा है। क्या ऐलान किया है कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने? कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने ऐलान किया है कि जो कांग्रेस के सदस्य हैं वह किसके सदस्य नहीं हो सकते हैं? हिंदू महासभा के। क्योंकि इससे पहले कांग्रेस के कुछ सदस्य मुस्लिम लीग से भी संबंधित हो रहे थे, यानी मुस्लिम लीग के भी सदस्य बनना चाह रहे थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सदस्य रहना चाह रहे थे। तो उस समय क्या हुआ कि हिंदू महासभा जैसे संस्थाओं ने विरोध जताया कि नहीं, ये गलत बात है। लेकिन बाद के वर्षों में फिर कुछ लोग जो थे वो कांग्रेस के भी सदस्य रहना चाहते थे और हिंदू महासभा के भी सदस्य रहना चाहते थे। तब खान अब्दुल गफ्फार खान ने, ध्यान रखिएगा किसने? तब खान अब्दुल गफ्फार खान ने कांग्रेस कार्यकारिणी में यह बात उठाया। खान अब्दुल गफ्फार खान ने कांग्रेस कार्यकारिणी में यह बात को उठाया कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोई सदस्य मुस्लिम लीग का सदस्य नहीं बन सकता है तो उसे हिंदू महासभा का भी सदस्य बनने का अधिकार नहीं है। यह बात आती है वर्ष 1938 में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। चलिए देखिए यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सिकंदर हयात खान का संबंध किस राज्य के प्रधानमंत्री के पद से रहा था? राज्यों के प्रधानमंत्री का पद यह आया था भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। 1935 के तहत जो राज्यों के प्रमुख होते थे उन्हें प्रीमियर यानी प्रधानमंत्री कहा जाता था। इसके तहत 1937 में जो 11 प्रांतों में चुनाव हुए तो उन्हीं एक प्रांतों में सिकंदर हयात खान क्या बने थे? प्रधानमंत्री के पद पे आसीन हुए थे और ये संबंधित थे कहां से? पंजाब से। कहां से? पंजाब से। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, मुस्लिम लीग प्रस्ताव 1940 में भारत के किस क्षेत्र के संदर्भ में मुसलमानों को एक स्वतंत्र राज्य बनाने का प्रस्ताव लाया था? 1940 के मुस्लिम लीग का जो प्रस्ताव आया है कि मुसलमानों के लिए, देश की बात नहीं हो रही है, किसकी बात हो रही है? स्वतंत्र राज्य का। तो स्वतंत्र राज्य की बनाने की जो प्रस्ताव आया है, तो इससे पहले जो आप देखें कि जो पाकिस्तान में
जो आपका अफगान आया, सिंध आया, कश्मीर आया, बलूच वाला इलाका आया, तो ये सभी किस क्षेत्र के भाग थे? तो ये सभी उत्तर पश्चिमी क्षेत्र थे। लेकिन बाद में भारत के पूर्वी क्षेत्र जिसमें बंगाल और असम का इलाका भी अलग राज्यों में जोड़ा गया। बंगाल और, क्योंकि यहां पे क्या था कि बंगाल और असम में मुस्लिम बहुसंख्यक लोग थे, मुस्लिम की संख्या क्या था, मेजोरिटी में थे, ठीक है, मेजोरिटी में थे। तो ये लोग चाहते थे कि हमारा जो एक स्वतंत्र राज्य दे दिया जाए पूर्वी भारत के पूर्वी क्षेत्र से भी। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो भारत का पूर्वी क्षेत्र भी दे दिया गया। लेकिन 1971-72 में एक नए राष्ट्र का गठन हुआ, बांग्लादेश का। किस राष्ट्र का? बांग्लादेश का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत का उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र और भारत का पूर्वी क्षेत्र, यानी ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए 12 नंबर देखिए यहाँ पे, कि इनमें से किसे फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता था? मौलाना अबुल कलाम आजाद, खान बहादुर गफ्फार खान, सिकंदर हयात खान, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो बी इज राइट आंसर, सिकंदर खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता था। चलिए 13 नंबर, वर्ष 1946 के केंद्रीय असेंबली चुनाव में मुस्लिम लीग पार्टी को कितना प्रतिशत मताधिकार प्राप्त हुआ? तो 1946 का जो केंद्रीय असेंबली का चुनाव हुआ था, इसमें मताधिकार का अधिकार जो था, राइट था, वो सभी लोगों को नहीं दिया गया था। दो बातों को ध्यान रखिएगा, एक मुस्लिम लीग को प्रांतीय जो चुनाव हुए थे उसमें कितना प्रतिशत आया था, और केंद्रीय असेंबली के चुनाव में कितना प्रतिशत आया। तो केंद्रीय असेंबली के चुनाव में 1%, तो इसका आंसर हो गया 1%। प्रांतीय असेंबली में मुस्लिम लीग को कितना प्रतिशत? तो 10 से 12% प्राप्त हुए थे। और सबसे जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में जो उभर कर आया था लगभग 89% बहुमत के साथ, तो वो था इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत और पाकिस्तान के विभाजन का निम्नलिखित में से किसने अंतिम समय तक विरोध किया था? भारत और पाकिस्तान का विभाजन का विरोध अंतिम समय तक किसने किया था? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, बी है खान अब्दुल गफ्फार खान, मौलाना अबुल कलाम आजाद। महात्मा गांधी ने पुरजोर तरीके से भारत और पाकिस्तान के विभाजन का विरोध किया था। जिस समय से प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस हुआ था, महात्मा गांधी भारत के अलग अलग हिस्सों में जाकर हिंदू और मुस्लिम को एकजुट करने की कोशिश कर रहे थे। अपने जीवन के आखिरी समय तक 30 जनवरी 1948 तक, महात्मा गांधी का जो निधन हुआ है वो 30 जनवरी 1948 तक, और ये बात दिसंबर 1946 से लेकर 30 जनवरी 1948 तक महात्मा गांधी इस बात का विरोध करते ही रहे थे कि जो अंग्रेजों के द्वारा जो चाल चली जा रही है, वह चाल में भारत और पाकिस्तान का विभाजन एक बहुत बड़ा आंतरिक गतिरोध को उत्पन्न करेगा। और यही बात हुआ हिंदू और मुस्लिम दंगे को लेकर, और भारत के अलग अलग जगहों पर हिंदू मुस्लिम राइट हुए, और महात्मा गांधी ने भारत के अलग अलग क्षेत्रों में इसको शांत करवाया। लेकिन यहां पे क्वेश्चन क्या करा है कि अंतिम समय तक विरोध किया था महात्मा गांधी, तो इसका आंसर होगा ही। इसके अलावा खान अब्दुल गफ्फार खान भी करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इस कारण से इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। खान अब्दुल गफ्फार खान भारत और पाकिस्तान के विभाजन के समर्थक नहीं थे, बल्कि ये चाहते थे कि मुस्लिमों के लिए एक अलग राज्य का गठन किया जाए, क्योंकि ये देश और विभाजन के विरोधी थे। और ये कैसे राज्य का गठन चाहते थे? तो ये उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत NWFP, तो ये चाहते थे कि जो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत पर जो बसे हुए क्षेत्र हैं, वहां का एक अलग राज्य का गठन कर दिया जाए, जो मुस्लिम जहां पे अपने मताधिकार का प्रयोग करे, अपने सरकार को संचालित करे। चलिए आगे देखिए कि प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे, निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 16 अगस्त 1946 को। 16 अगस्त 1900, और सबसे भयावह रूप आया था बांग्लादेश, जो वर्तमान में बांग्लादेश जो देश है, वहां पे नोआखली में, यहाँ पे सबसे ज्यादा विभत्स रूप देखा गया था। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे। तमस नामक नाटक के रचनाकार कौन थे? तमस न फैज अहमद फैज, अमिताभ प्रीतम, गोविंद निहलानी, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। ये सब जो देख रहे हैं तमस नामक नाटक, तो यहाँ पे नाटक लाने के पीछे जो ड्रामा है, इससे लाने के क्वेश्चन लाने के पीछे एक कारण क्या था कि भारत और पाकिस्तान के विभाजन को लेकर गोविंद निहलानी ने तमस को लिखा था। इसके अलावा फैज अहमद फैज हो या अमिताभ प्रीतम हो, ये लोग ने भी भारत और पाकिस्तान के विभाजन की स्थिति को अपने लेखों में, अपनी किताबों में उद्धृत किया है। तो गोविंद निहलानी तमस नामक नाटक के रचनाकार रहे हैं। कैबिनेट मिशन भारत में कितने महीनों तक रहा था? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। देखिए कैबिनेट मिशन योजना में कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। कौन कौन? इसमें था क्रिप्स, कौन था? क्रिप्स, लॉरेंस और एलेक्जेंडर कैबिनेट। और कैबिनेट मिशन योजना क्या दिया है भारत को? संविधान दिया है। क्या दिया है? संविधान। और माउंटबेटन योजना क्या दिया है भारत को? माउंटबेटन योजना भारत और पाकिस्तान का विभाजन दिया है। क्या दिया है? भारत और पाकिस्तान का विभाजन। 3 महीना तक ये कैबिनेट मिशन योजना रहा है भारत में। यहाँ पे निम्नलिखित में से किस भारतीय ने मुस्लिम राज्य के विचार को प्रस्तुत किया था? 2 नाम आएगा, मोहम्मद इकबाल और चौधरी रहमत अली, और सी है फैज अहमद फैज। तो किस भारतीय मुस्लिम राज्य का विचार को प्रस्तुत किया? ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद इकबाल। क्या इसका आंसर होगा? मोहम्मद इकबाल। जो देखिए कि भारतीय मुस्लिम राज्य का विचार जो प्रस्तुत किया था वो किसने? मोहम्मद इकबाल ने।
प्रसिद्ध उर्दू कवि मोहम्मद इकबाल ने भारतीय संघ के भीतर एक उत्तरी पश्चिमी भारतीय मुस्लिम राज्य के जरूरत पर विचार पेश किया था और इसी का समर्थक थे खान अब्दुल गफ्फार खान। लेकिन कैम्ब्रिज में पढ़ने वाले एक पंजाबी मुसलमान युवक चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान यानी पाकिस्तान नाम को पेश किया था। तो ये दोनों प्रश्न पूछता है, स्वतंत्र राज्य की परिकल्पना, मुस्लिम स्वतंत्र राज्य की परिकल्पना मोहम्मद इकबाल ने, और पाकिस्तान को जो नाम रखा वह कौन थे? चौधरी रहमत अली थे। सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किस वर्ष किया गया था? 1875, 77, 78। तो 1878 में सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। चलिए लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, और बताइएगा कि ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा। अगर आप लास्ट तक आप देख रहे हैं तो, ग्रामीण अंचल में एक छोटे नगर को इनमें से क्या कहा जाता था? आधुनिक भारत के इतिहास में ग्रामीण अंचल में एक छोटे से नगर को कस्बा, गंज या कोतवाल, तो कस्बा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कस्बा कहा जाता था। गंज क्या होता था? गंज किसे कहते थे? आइए व्याख्या में देख लेते हैं। गंज एक छोटे अस्थायी बाजार को कहा जाता था जो किसी खास दिन किसी खास सामानों को बेचने के लिए लगता था। गंज जो होता था वह अस्थायी बाजार नहीं होता था। ठीक है, यहां पे देख लीजिए, ग्रामीण अंचल के एक छोटे नगर को क्या कहा जाता था? तो कस्बा कहा जाता था। 20 प्रश्न किए हैं, आगे कंटिन्यू बने रहेंगे, तो आप जरूर देखिएगा। बीपीएससी 17वीं का प्रारंभिक परीक्षा हो या बीपीएससी शिक्षक बहाली हो, इसके अलावा अनकंपीटिटिव एग्जामिनेशन में भी ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करें तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।